आज जब हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। आखिर क्या है ये? इस चैप्टर का मतलब है एक साइंटिस्ट का बनना, एक वैज्ञानिक कैसे बनता है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलने वाली है। लाइन बाय लाइन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, हम उसके लिए अलग से टेक्स्ट पढ़ेंगे, बट आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं समरी, जिसको आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसको समझ सकते हैं। इसको बेसिक, इसका जो समरी है वो आप समझ सकते हैं चैप्टर की। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे रिचर्ड एब्राइट की, रिचर्ड एच एब्राइट, हम इसके बारे में बात करेंगे। और ही बिकम्स अ साइंटिस्ट एंड हाउ ही बिकम्स द साइंटिस्ट। So step by step he works hard and all the things have been given in the chapter. Let's start. Richard H. Albright published theory of how cells work in article in the Proceedings of the National Academy of Science at the age of 22. इसकी 22 उम्र होती है। ये जो साइंटिस्ट है हमारे, इनकी 22 साल की उम्र होती है, रिचर्ड एब्राइट की। और इनकी एक थ्योरी छपती है एक आर्टिकल में, और वो आर्टिकल क्या होता है, उसमें ये बताया जाता है कि हाउ सेल वर्क्स, मतलब जो सेल्स हैं वो वर्क कैसे करती हैं, इसके बारे में छपता है मात्र 22 साल की उम्र में। और यहाँ पर हम देखते हैं रिचर्ड एच एब्राइट ग्रू अप इन रीडिंग इन पेनिसिल्वेनिया, और ये इनका जो लालन पालन होता है वो पेनिसिल्वेनिया में होता है। एंड देयर ही वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, और ये कुछ करने लायक नहीं था। ही वॉज नॉट एबल टू प्ले फुटबॉल। क्या करने लायक नहीं था? ये करने लायक नहीं था, मतलब फुटबॉल खेलने लायक नहीं था, बेसबॉल खेलने लायक नहीं था। बट ही सेड दैट देयर ही कुड डू वन थिंग, लेकिन फिर भी ये कुछ कर सकता था। मतलब ये बच्चा एक ऐसा था, जब बचपन में था ये ऐसा बच्चा था कि सभी लोग कुछ ना कुछ खेलते रहते थे। आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स सबको पसंद होता है, जैसा बच्चे जानते हैं, आप जानते हैं, आप सबको भी अच्छा लगता होगा खेलना। लेकिन ये हमारे साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट ऐसे थे, इनको कुछ खेलना पसंद नहीं था। करते क्या थे फिर? ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ थिंग्स कलेक्ट करते थे। सो ही कलेक्टेड थिंग्स। इनको अच्छा लगता था चीज़ें इकट्ठी करना। क्या चीज़ें इकट्ठी करते थे? फॉसिल्स, कोइंस, ऐसी ऐसी चीज़ें इकट्ठी करते थे। यहाँ तक कि कभी कभी कीड़े मकोड़ों को पकड़ लेते थे और उन पर रिसर्च करने के लिए तैयार रहते थे। तो ये चीज़ हम देखते हैं इसमें आगे। इन किंडरगार्टन एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज। क्या करते थे? बटरफ्लाई। इन्होंने बटरफ्लाइज इकट्ठी कर ली, तितलियाँ इकट्ठी कर ली। और ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, कुछ चट्टानें इकट्ठी की, फॉसिल्स, अवशेष इकट्ठे कर लिए, एंड कोइंस, जैसा मैं बता रहा था। इनकी क्या आदतें थी? सब बच्चों को खेलने पसंद है और खेल, और ये हमारे साइंटिस्ट हैं, इनको खेलना है। इनका क्या है? रॉक्स को इकट्ठा करना, फॉसिल्स को, कोइंस को, बटरफ्लाइज को। ही वुड ऑब्जर्व स्काई एट नाइट टू। और पता है यहाँ तक करते थे कि ये रात में स्काई को ऑब्जर्व करते थे, लेट जाते थे, पड़े रहते थे और ऑब्जर्व करते रहते थे रात में आसमान को। ही वुड डू लिव विद हिज मदर। ये अपनी मदर के साथ रहते थे। हु एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। देखो भाई, इनकी जो मम्मी थी वो भी बहुत अच्छी थी, वो इनको हमेशा इनके इंटरेस्ट को जो है, इनकी लर्निंग को हमेशा इनकरेज करती थी, हमेशा उत्साह बढ़ाती थी। कहती थी ठीक है बेटा, अगर तुझे पढ़ना है तू पढ़, तुझे अगर ये चीज़ें चाहिए तुझे लाकर मैं दूंगी, और पूरी मेहनत से इसके साथ लगी रहती थी। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ माएँ ऐसी हो सकती हैं कि वो बच्चों पर ध्यान ना दें, बट ये ऐसी थी कि ये पूरा ध्यान देती थी कि हाँ मेरा बेटा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, उसको वो सारी चीज़ें मुहैया कराती थी। शी वुड टेक हिम ऑन ट्रिप्स। कहाँ? ट्रिप्स पर लेके जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप, और उसके लिए टेलीस्कोप तक लेकर आई, माइक्रोस्कोप लेकर आई, कैमराज लेकर आई, एंड माउंटेनिंग मटेरियल्स, और जो भी माउंटिंग मटेरियल्स थे वो सब ला कर देती थी। भाई माँ है, बच्चे का ख्याल रखती थी। अब इतनी सारी जिम्मेदारी हैं, तो इतने बेटे की जिम्मेदारी हैं तो वो तो निभानी है, और वो सारी चीज़ें ला कर देती थी ये। एंड अदर मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग, और जो भी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती थी ना उनको सीखने के लिए, बस वो सीखे, कैसे भी करके सीखे, और वो उसके लिए अवेलेबल करा देती थी। ही लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वॉज इन 3rd ग्रेड। एक्चुअली जो हमारे ये रिचर्ड एब्राइट हैं, इनके जो फादर हैं उनकी डेथ हो गई थी, और ये उस टाइम पर 3rd ग्रेड में पढ़ते थे। एंड हर मदर वुड कॉल हिम रिची, और उसकी मम्मी उसको कहती थी रिची।
तो अब आगे से हम भी इसको रिची बुला सकते हैं। आगे 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 पूरी कहानी में हर मदर वुड डिस्कस विद हिम एवरी नाइट एंड गिव हिम मेंटल एक्सरसाइज इंस्टीड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज विच ही वांटेड टू लर्न। अब क्या होता था, उसकी मम्मी उसके साथ डिस्कस करती थी, हर रात बैठकर उसके साथ बातें करती थी, डिस्कस करती थी और उसको कुछ मेंटल एक्सरसाइज देती थी। मतलब जैसे हम आजकल वो होता है ना, एक तरह से पासा होता है, हम खेलते हैं उससे, डाइस होता है उससे खेलते हैं, बच्चे को दे देते हैं और बच्चा खेलने लग जाता है। ऐसे ही इसकी मम्मी करती थी कुछ ऐसे काम ताकि उसमें दिमाग लगाना पड़े, और बल्कि इसके कि उसको फिजिकल एक्सरसाइज से बचना पड़े, क्योंकि उसको पता था, उसकी मम्मी को पता था कि मेरा बेटा फिजिकल एक्सरसाइज में इंटरेस्टेड नहीं है, इसको दिमाग वाली चीज़ें चाहिए। इसीलिए उसकी मम्मी उसके लिए कुछ दिमाग वाली चीज़ें देती थी और लगा देती थी उसको काम में। इससे उसका जो है ना मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा था। आगे देखते हैं। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, जब वो सेकेंड ग्रेड में था, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज। देखो इसने 25 तरह की प्रजातियाँ, जो 25 प्रजातियाँ थी तितलियों की, वो इकट्ठी कर ली, ऑफ बटरफ्लाइज एंड फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। जहाँ मतलब जो इसका होम टाउन था, रिची का जो होम टाउन था, वहाँ पर जो भी तितलियाँ मंडराती दिखती वो सबको पकड़ लेता। और इस तरह से रिची ने करीब 25 प्रजातियों को पकड़ लिया, 25 स्पीसीज, ठीक है ना, 25 स्पीसीज ये कलेक्ट कर ली। और आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है, रिचर्ड सेड दैट दिस वुड हैव बीन एंड ऑफ हिज बटरफ्लाई। क्या हुआ, अब जब इन्होंने 25 प्रजातियां पकड़ ली, इन्होंने रिसर्च किया, बोर हो गए, समझ में नहीं यार आप क्या करें। फिर क्या होता है, इनका जो बटरफ्लाई कलेक्शन जो था वहाँ पर इनका जो इंटरेस्ट था वो डावाडोल हो गया। कहने लगे भाई अब नहीं पकड़नी मुझे ये तितलियाँ, अब मैं बोर हो चुका हूँ। बट हर मदर गेव हिम अ चिल्ड्रंस बुक्स कॉल्ड द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10। लेकिन इसकी मम्मी समझ गई कि अब इसका इंटरेस्ट डाउन होता जा रहा है, क्यों ना मैं इसके लिए कुछ नया करूं। तो इसकी मम्मी क्या करती हैं, इसके लिए लाकर एक बुक देती हैं जिसका नाम होता है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क। ये जो मोनार्क है, मोनार्क 10, ये वाली बुक दे दी। और इन्होंने क्या किया, इस बुक को अच्छे से स्टडी करा। अब इनको नए नए रास्ते मिलने लगे, क्योंकि ये भी मोनार्क के बारे में थी। मोनार्क मतलब क्या है, मोनार्क यहाँ पर तितली है, एक प्रजाति है। तो यहाँ पर इस मोनार्क की ट्रेवल के बारे में बताया था इस किताब के अंदर, और ये मिस्टर इस बुक को पढ़ते हैं। एंड दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। क्या पता चलता है इसमें, जो मोनार्क तितली है वो माइग्रेट करती है, वो चली जाती है सेंट्रल अमेरिका में। माइग्रेट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसना। और ये मौसमी सीज़न के टाइम पर होता है, जैसे बर्ड्स होते हैं वो यहाँ से वहाँ और वहाँ से कहीं और, इस तरह से वो माइग्रेट कर देते हैं जैसे ही मौसम बदलता है। इन्हें खाने पीने की दिक्कत होती है। अब ऐसे ही हमारे कीट पतंगे होते हैं, ये भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन कीट पतंगों में हमारी एक तितली होती हैं। अब हमने तितलियों के बारे में पढ़ा, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क, किताब का नाम से ही पता चल रहा है, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10। तो मोनार्क 10 के बारे में पता चल रहा है कि वो कैसे माइग्रेट करती है। आगे देखते हैं। एंड द वर्ड ऑफ साइंस टू रीच, और इस बुक ने अब साइंस के फील्ड में नए दरवाजे खोल दिए। आगे देखते हैं। एट द एंड ऑफ बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। अब जैसे ये बुक पढ़ रहे थे, इस बुक के एंड में दिया हुआ था, वो दिया था कि हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन, कह दिया था कि जो भी हैं वो हेल्प कर सकते हैं बटरफ्लाई के माइग्रेशन के ऊपर स्टडी करने में। ये बताया था इस बुक के एंड में कि कोई भी अगर पढ़ रहा है इस बुक को और वो अगर बटरफ्लाई के माइग्रेशन में स्टडी करता है, हेल्प करना चाहता है, तो वो कर सकता है। दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाई फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्कहर्ट। अब ये आर्कहर्ट जो थे, ये थे, इन्होंने लोगों को इन्वाइट किया था कि भाई जो किताबों को पढ़ रहा है ना, वो बटरफ्लाई को पकड़ता है, उस पर रिसर्च करता है, उन पर टैग करे। और टैग जब करेंगे तो उसमें डॉक्टर फ्रेडरिक ए जो हैं, ए आर्कहर्ट है, उनको मदद मिलेगी। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, और ये है आर्कहर्ट जो थे वो टोरंटो कनाडा में यूनिवर्सिटी में थे। एनीवन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर आर्कहर्ट।
उन्होंने कहा कि जो ये टैग्ड बटरफ्लाई है जिसके भी हाथ लगती हैं वो डॉक्टर अर्कहार्ट को भेज दें। इफ़ यू ट्राई टू कैच दैम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मच, यू विल नॉट कैच वेरी मच। अब इन्होंने ये तक कहा था कि अगर आप उसको वन बाय वन पकड़ेंगे तो आप उनको ज़्यादा नहीं पकड़ पाएंगे। सो रिची रोज फ्लोक ऑफ बटरफ्लाई। अब इसने क्या किया, इसने जो पूरा बटरफ्लाई का फ्लोक था, पूरा झुंड जो था तितली का, उसको पकड़ने की कोशिश की। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क। अब वो क्या करता था, वो फीमेल मोनार्क को पकड़ता था एंड टेक हर एग्स एंड रेज दैम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल। और क्या करता था, मोनार्क को पकड़ता था, अपने बेसमेंट में ले जाता था, वहाँ रखता था और उस पर वहाँ अंडे ले लेता था। फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई। और क्या करता था ये, फिर उसके बाद में क्या करता था, ये एग लेता था, एग से कैटरपिलर निकलता था और कैटरपिलर के बाद प्यूपा और प्यूपा से फिर बटरफ्लाई। ये पूरा सर्कल देखता था, पूरा साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई ये देखता था। क्या करता था, बुक के एंड में दिया था, अगर कोई हेल्प करना चाहता है स्टडी करके मोनार्क पर, वो हमें पूरी रिपोर्ट भेजे, हम उसकी मदद करेंगे, वो हमारी मदद करेगा। तो अर्कहार्ट जो थे टोरंटो यूनिवर्सिटी में थे और वो भी रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने जो है ना टैग बटरफ्लाई के बारे में पूछा था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई टैग बटरफ्लाई करेगा वो मुझे भेज दें। और उन्होंने ये तक बताया था कि अगर कोई जो है वन बाय वन इन मोनार्क को पकड़ेगा तो बड़ी मुश्किल से ही हाथ आएंगे। इसलिए उसने क्या किया, उसने कहा कि एक साथ में पकड़ना चाहिए उनको। और रिचर्ड क्या करते हैं, वो पकड़ देते हैं। और वो पकड़ते किसको, मोनार्क को। और वो फिर मोनार्क को पकड़ने लगे। जैसे ही मोनार्क उनके हाथ आती उसको अपने बेसमेंट में ले जाते और वहाँ ले जाकर उससे एग से कैटरपिलर और कैटरपिलर से प्यूपा और उसके बाद में एडल्ट बटरफ्लाई, पूरा उसका लाइफ साइकिल देखा करते थे। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। और क्या करते थे, वो जो बटरफ्लाई होती थी उसके पंखों को टैग करते थे और उनको जाने देते थे। फॉर सेवरल ईयर्स his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development। और 7 साल तक क्या रहा, इन्होंने जो तितलियां पकड़ी थी अपने बेसमेंट में रखी थी, उनको रखते थे और 7 साल तक यही चलता रहा। पूरा घर हजारों तितलियों से भरा हुआ था, डिफरेंट तरह की तितलियां थी और उसमें जो तितलियों का जो डेवलपमेंट हो रहा था ये पूरा उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। आगे देखते हैं, इन गॉट हिंट ऑफ व्हाट अ रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड द काउंटी साइंस फेयर। अब इनको समझ में तब आया जब ये काउंटी साइंस फेयर में पहुंचे। इनको समझ में आया कि व्हाट रियल साइंस इज, रियल साइंस के बारे में इनको पता चला। एंड लॉस्ट ही सेड दैट इट वाज अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग। जब ये पहली बार जब वहाँ पर गए काउंटी साइंस फेयर में, तो वहाँ पर सभी अपने अपने रिसर्च अपनी अपनी रिपोर्ट सौंप रहे थे और वहाँ उनको सबको इनाम मिल रहे थे। अब इन्होंने रिसर्च करते आ रहे थे बटरफ्लाई वगैरह पे, तो इनके अब तक बस चल रहा था काम। और इन्होंने जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं काउंटी साइंस फेयर में, वहाँ जाकर इनको बड़ा बुरा लगा। वहाँ और जो लोग थे उनको कुछ ना कुछ मिल रहा था, वहाँ बैठे हुए थे, फील कर रहे थे, ये इनको कुछ नहीं मिल रहा था। एब्राइट सेड, अब एब्राइट कहते हैं हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज। अब उनकी जो एंट्री होगी वो किस पर होगी, उनका काम होगा स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग पर, टिश्यूज जो मेंढक के जो टिश्यूज होते हैं उसकी स्लाइड्स पर। विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, जो कि माइक्रोस्कोप के अंडर में दिखाई देते हैं। ही रियलाइज दैट विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट। अब इनको मेहनत करते करते फिर यहाँ पर आकर पता चला था कि अगर कुछ लाइफ में करना है तो रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा, उसी से कुछ होगा, क्योंकि विनर्स रियल एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये बहुत परेशान थे क्योंकि इनको रिसर्च करने थे, रिसर्च में इनाम जीतने थे, लेकिन नहीं जीत पा रहे थे। तब बाद में रियलाइज़ होता है कि विनर्स इसीलिए इनाम जीतते हैं या इसीलिए वो अपना नाम अच्छा बनाते हैं क्योंकि वो रियल एक्सपेरिमेंट करते हैं। एंड ही डिसाइडेड दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब उन्होंने अगले साल के लिए फिर से डिसाइड कर लिया, ही हैज़ टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी देन अदर्स। क्या सोचा कि उनको कुछ अलग करना होगा और लोगों से, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना होगा, असामान्य तरीके से कुछ करना होगा। सो ही आस्क्ड टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर सजेशंस एंड बैक केम ए स्टैक ऑफ सजेशंस। तो उन्होंने डॉक्टर अर्कहार्ट से सजेशन मांगा और वापस आते हैं अपने घर पर बहुत सारे सजेशंस के साथ। आगे देखते हैं। फॉर दिस 8th ग्रेड प्रोजेक्ट,
अब उसका 8th ग्रेड जो प्रोजेक्ट था उसकी बात आती है। एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कोज ऑफ ए वायरल डिसीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। इन्होंने फिर जो रिसर्च किया है वो रिसर्च बड़ा कमाल का था, बहुत लाजवाब था। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्राई किया कोज ऑफ वायरल डिसीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स। जो भी मोनार्क कैटरपिलर्स होते हैं उनकी मौत होने के पीछे क्या कारण है, उन्होंने पता लगाया कि वो एक वायरल डिसीज़ है जिसका इन्होंने पता लगाया। और इससे हर साल मोनार्क कैटरपिलर की मौत होती है। ये लग गए इस चीज़ पर रिसर्च करने कि ये जो मोनार्क कैटरपिलर है ये क्यों मर जाते हैं, इसके पीछे वजह है एक वायरल डिसीज़ की। इसका इन्होंने पता लगाया और ये हर साल मौत हो रही थी। एब्राइट थॉट दैट डिसीज़ माइट बी कैरिड बाय बीटल। और इन्होंने सोचा कि ये जो बीमारी लाई जाती है कैटरपिलर तक, ये बीटल के द्वारा लेकर जाई जाती है। ये बीमारी की वजह बीटल है, बीटल इस बीमारी को लेकर आता है, इन तितलियों में फैला देता है। सो ही रोज कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। अब इन्होंने कैटरपिलर्स को अपने बीटल्स, इन्होंने क्या किया, सो ही रोज कैटरपिलर्स, अब इन्होंने कैटरपिलर्स को पालना शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। कहाँ, जो बीटल्स हैं उनके बीच में। अब उनको साथ साथ कर रहे हैं, इनको जांच करनी है कि आखिर ये बीमारी बीटल्स के द्वारा मोनार्क में कैसे पहुंच जाती है और क्या होता है। बट ही डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट। पर उस समय भी इनको कोई भी रियल रिजल्ट नहीं मिलता है। बट ही वेंट अहेड एंड शोड दैट ही हैड ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट। फिर भी वो आगे बढ़ते हैं और वो अपना एक्सपीरियंस देखते हैं और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट ईयर his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy the monarch। अब एक और शानदार काम होने वाला था इनकी रिसर्च में, वो था कि जो वायसराय जो बटरफ्लाई है वो कॉपी करती है मोनार्क को। द थ्योरी वॉज दैट वायसराय लुक लाइक मोनार्क। क्यों? क्योंकि वायसराय जो थी वो मोनार्क जैसी लगती थी। बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। ये जो मोनार्क है, मोनार्क जो तितली थी वो पक्षियों को पसंद नहीं थी। तो फिर पसंद कौन थी? पसंद थी वायसराय। अब ये जो वायसराय जो थी ये ज़्यादा पसंद थी। और यहाँ पर यही चीज़ बताते हैं कि वायसराय कॉपी मोनार्क्स। ये वायसराय जो तितलियाँ थी ये कॉपी करती थी मोनार्क को। और मोनार्क को जो है ना खाना कब पसंद करते हैं बर्ड, तो इसका मतलब वायसराय को खाना पसंद करते हैं। जो वायसराय को पसंद करते हैं तो वायसराय को तो अपनी ज़िंदगी बचानी है, इसीलिए वो कॉपी करती थी मोनार्क को। एंड वायसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। और जो वायसराय जो थी ना वो पसंद थी ज़्यादातर बर्ड्स को खानी है जी वायसराय। अब वायसराय बड़ी स्मार्ट थी तो उसने कॉपी करना शुरू कर दिया मोनार्क को। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, और वो दिखती थी मोनार्क जैसी, द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर। और क्या हुआ, ये जो बिल्कुल क्या होता था, ये उनका डिनर बन जाती थी। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर। अब इसका जो प्रोजेक्ट था साइंटिस्ट का हमारे का, वो था टू सी द वेदर। इनफैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क। बर्ड्स वास्तव में मोनार्क खाते थे। ही फाउंड दैट ए स्टार्टलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय द अदर पीपल शोड दैट वायसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क। अब यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई थी कि वायसराय जो थी वो कॉपी करती थी मोनार्क को। वायसराय ज़्यादा पसंद की जाती थी पक्षियों के द्वारा, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए ये मोनार्क को कॉपी कर लेती थी। और इसने रिसर्च की है हमारे साइंटिस्ट ने, एंड वुड ईट मोनार्क एंड ही फाउंड दैट स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। और जो स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, ये नहीं खाता है जो ऑर्डिनरी बर्ड फूड है उनको नहीं खाता है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क, बल्कि ये सारी मोनार्क को खाता है।
it could get. This project was placed first in the zoology. मतलब मेन तो हम देखें तो ये जो है ना, ये पता किया था वॉइसरॉय मोनार्क का चक्कर जो था, कॉपी करने का जो चक्कर था साइंटिस्ट ने, और ये जो है फर्स्ट इन द जूलॉजी में ये प्राइज पाते हैं, एंड द थर्ड ओवरऑल इन द सेंचुरी इन द कंट्री, और थर्ड आते हैं ये पूरे कंट्री में। ठीक है, आगे देखते हैं। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, उसके सेकेंड ईयर की बात है हाई स्कूल में, और रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लीड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। फिर इन्होंने एक रिसर्च और की, ये रिसर्च थी अननोन इंसेक्ट हार्मोन के ऊपर। इंसेक्ट हार्मोन मतलब किसी कीड़े के ऊपर हार्मोन के बारे में। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लीड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। ये इनडायरेक्टली किसके ऊपर थी? ये थी सेल्स के ऊपर। अब द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर was सिंपल। अब उसका क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, उसका आंसर ढूंढना था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन मोनार्क प्यूपा। क्योंकि जब हम मोनार्क प्यूपा देखते हैं, मोनार्क प्यूपा जो होता है वो उसके ऊपर 12 स्पॉट होते हैं, ये छोटे छोटे गोल्ड कलर के 12 स्पॉट होते हैं, टीनी से छोटे छोटे। अब ये क्यों होते हैं, इनका क्या मतलब है, क्या इनका फ़ायदा है कुछ मोनार्क प्यूपा को या कोई नुकसान है? बस इसका पता करना था। ये एक बहुत बड़ी रिसर्च थी अपने आप में। एवरीवन एज्यूम दैट द स्पोर्ट वाज जस्ट ऑर्नामेंटल। हर कोई यही सोचता था ये सिर्फ ऑर्नामेंटल है, मतलब खाली ये सजावट के लिए है प्यूपा के ऊपर और कुछ नहीं है, लोगों का ऐसा मानना था। एब्राइट सेड बट डॉक्टर अर्कहार्ट डिडंट बिलीव इट। ऐसा एब्राइट ने भी कहा था, बट डॉक्टर अर्कहार्ट जो है वो ऐसे थे, उन्हें बिलीव नहीं हुआ इस बात पर कि वो ओनली सजावट के लिए है। टू फाइंड द आंसर पाने के लिए एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस दैट शोड दैट द स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। अब क्या हुआ, यहाँ पर एब्राइट और उसके कुछ और साथी थे, उन्होंने मिलकर एक ऐसी डिवाइस बना दी, और ये डिवाइस दिखाती थी उन स्पोर्ट्स को वर प्रोड्यूसिंग कि उनमें से कोई हार्मोन निकल रहे हैं नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, जो कि जिम्मेदार है बटरफ्लाई की डेवलपमेंट में। यहाँ पर 12 स्पोर्ट की बात हो रही है मोनार्क प्यूपा पर, उसके बारे में रिसर्च होता है, ये पता लगाते हैं एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये जो 12 टिनी स्पोर्ट्स हैं ये सारे के सारे ऐसे हैं जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं, जो कि बटरफ्लाई के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। दिस प्रोजेक्ट वन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री। अब ये वाला जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट ने फर्स्ट प्लेस हासिल किया था, फर्स्ट पोजीशन मिली थी पूरे देश में। एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, कौन से कहाँ पर हो रहा था? ये हो रहा था इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, बात है यहाँ की। एंड देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और यहाँ पर इन्होंने फिर से थर्ड प्लेस जीता था जूलॉजी में। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, और यहीं से उन्हें फिर से एक चांस मिलता है काम करने के लिए समर में, गर्मी में। कहाँ पर? एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में। एंटोमोलॉजी का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। यहाँ पर इनको मिलता है कहाँ पर? ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। ये बात कर रहे हैं वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। इसमें इनको जो है ना ये रिसर्च करनी थी, मतलब इनको फिर से काम मिल गया और इनके लिए फिर से ऑफर आ गया कि आइए हमारे यहाँ पर आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में आकर हमारे यहाँ काम करिए एज अ हाई स्कूल जूनियर में रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा। अब इन्होंने अपना जो रिसर्च था वो जारी रखा, और ये जारी रखते हुए ये चलता रहा मोनार्क प्यूपा पर, एक्सपेरिमेंट इनका चलता रहा। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। अब इन्होंने ये अगली साल दिस ईयर प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस, अब इन्होंने देखा कि इनका जो है ना ये रिसर्च था फिर से फर्स्ट प्लेस पर आता है, और इंटरनेशनल साइंस फेयर और जो इंटरनेशनल साइंस फेयर था इसने फिर से इनको फिर से एक नया चांस दिया टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी में काम करने के लिए
और गर्मी के दौरान ये बात थी।